गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। रामपाल सुजाता कुमारी, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी से पहले मैसेज मेरे पास इन दोनों बच्चों का आया है, राम कुमार और सुजीता कुमारी का। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी बच्चों को आवाज में, वीडियो में, तो मुझे बताओ कि कुछ समस्या तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करने वाले हैं शुरू। विजय, बताना बेटा, ऑडियो वीडियो सही है क्या? तो सबसे पहले तो आप लोगों की जो समस्या थी भैया वो दूर हो गई है। आपके जो बैच की जो वैलिडिटी है वो 30 नवंबर करा दी है। आप तो कह रहे थे कि बैच खत्म होगा 2 महीने बढ़वा दो, 3 बढ़वा दो। अब नवंबर 2024 तक की वैलिडिटी है। सारे पेपर आपके इसमें रेलवे के भी हो जाएंगे, आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। 6 महीने पूरे प्रॉपर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा 6 महीने, इतने में मुझे लगता है कि आपका जो है सारी जो चीजें हैं वो आप अच्छे से कर लोगे। और बाकी मैंने कहा कि अपना तो लास्ट चैप्टर चल ही रहा है, तो इसलिए अगर एक आध दिन क्लास नहीं भी हो तो ठीक है बीच में, क्योंकि फटाफट 4 दिन में खत्म हो जाएगी तो फिर बिल्कुल ही कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए अपना यह है कि इस वीक 5 दिन क्लास लेकर या 6 दिन क्लास लेकर कोशिश करेंगे कि इस वीक में हो जाए बढ़िया। नहीं तो एक आधी क्लास अगर और बचेगी तो लास्ट चैप्टर ही है ये, तो अपना तो कुछ ज्यादा खास बचा नहीं है। मेरे हिसाब से केमिस्ट्री में भी ऐसे होगा, आपका 1 2 3 क्लास बची होंगी मैक्सिमम, और बायो का आपको हो ही चुका है ना। तो आपकी वैलिडिटी की समस्या भी समाप्त हो गई है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने की बहुत क्लास उसकी पेंडिंग बची है तो वो अपना कंप्लीट कर सकता है। ज्यादा 93 क्लास तक नोट्स बना चुके, बस 5-4 क्लास के और बनाने हैं। हाँ, यूट्यूब वगैरह से तो खैर कनेक्ट रहेंगे ही, खैर उसमें तो कोई शक नहीं है। बाकी आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़े होंगे, टेलीग्राम पे भी कनेक्शन बना ही रहेगा। हाँ, एप्लीकेशन पे क्लास हो जाएंगी कंप्लीट। अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से, न्यूटन के शीतलन के नियम से। मैंने आपसे कहा था भाई मान लो अगर एक वस्तु का तापमान जो है 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस, बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि 5 मिनट में हो गया, अगर एक वस्तु का तापमान 80 डिग्री से 70 डिग्री पहुंच गया, मॉडर्न फिजिक्स करवा दीजिए। मॉडर्न फिजिक्स में भैया रेडियो एक्टिविटी आता है, जनरल साइंस में वो केमिस्ट्री में करवाया जाता है हमारे यहाँ। तो मॉडर्न फिजिक्स में क्या आता है, एक तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, वो भी कराया जाता है केमिस्ट्री में। एक आता है रेडियो एक्टिविटी, जिसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ाए जाते हैं, वो भी उसमें ही है मॉडर्न फिजिक्स का। और यही आता है, वो हमारे यहाँ केमिस्ट्री वाले पार्ट में कराया जाता है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि अगर एक वस्तु 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस 5 मिनट में पहुंचती है तो 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस पहुंचने में उसे कितने मिनट लगेंगे। अगर हम रूम टेम्परेचर, कमरे का जो तापमान है, अगर वो 20 डिग्री सेल्सियस मान लें, अगर रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो तो अगर एक वस्तु बेटा 80 डिग्री से 70 डिग्री तक होने में 5 मिनट लेती है तो आपको बताना है कि 70 से 60 तक होने में कितना समय लगेगा। आप कहोगे सर, यह आपने पिछली क्लास में बताया था कि अगर कोई वस्तु 80-70 हो रही है 5 मिनट में, तो अब शुरू के 10 डिग्री अगर वो 5 मिनट में गिरे तो 70 से 60 होने में उसे 5 मिनट से ज्यादा का समय लगेगा। ये लॉजिक याद आ रहा है आप सभी को? क्यों, क्या बताया था मैंने भाई? देखो, शुरू में वस्तु का तापमान 80 डिग्री है, कमरे का तापमान है 20, तो कमरे के तापमान में और वस्तु के तापमान में 60 डिग्री का अंतर आ रखा है। लेकिन जब वस्तु ठंडी होकर 70 पहुंच जाएगी तो वस्तु का तापमान 70, कमरे का 50, अब डिफरेंस केवल, कमरे का तापमान 20, तो डिफरेंस केवल 50 का ही रह जाएगा। तो वस्तु जो है इस सब ठंडा होने में अगले 10 डिग्री तापमान गिरने में अधिक समय लगेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप पिछली क्लास में उपस्थित थे और आपको ये लॉजिक याद आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब समस्या यह है कि हमें ये तो पता है कि 80-70 होने में अगर 5 मिनट लगेंगे तो अगले 10 डिग्री तापमान गिरने में 5 मिनट से अधिक समय लगेगा। 70 से 50 होने में और ज्यादा लगेगा, 50 से 40 होने में और ज्यादा लगेगा। पंखा और तेज हो गया, कम करने गया था मैं तो। हाँ, लेकिन वो लगेगा कितना? 5 मिनट से ज्यादा तो लगेगा, पर 6 मिनट लगेंगे, 7 लगेंगे, 8 लगेंगे। अब मैं इसका आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, इससे आप एग्जैक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। हालांकि शायद ही कभी आपको पेपर में फॉर्मूला यूज करना पड़े, आप थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करके भी बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। भाई जैसे क्वेश्चन आएगा कि 80-70 होने में 5 मिनट लगे तो 70 से 60 होने में कितना समय लगेगा, तो एक ऑप्शन तो 100% वो 5 मिनट वाला ही देगा, 5 मिनट वाला ही देगा एक ऑप्शन, तो वो तो उसे बाहर कर देना।
एक दो ऑप्शन देगा वो 5 मिनट से कम वाला, वो भी बाहर हो गया, क्योंकि हमें पता है कि आंसर 5 मिनट से ज्यादा आना चाहिए। तो एक आएगा टाइम 5 मिनट से ज्यादा का, थोड़ा सा ही आगे, और एक बहुत ज्यादा आगे का। तो आप थोड़ा सा आइडिया से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास 3-4 ऑप्शन ही ऐसे हो 5 मिनट से ज्यादा वाले हो, तो एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालेंगे? देखो, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के टी बार माइनस टी नोट। बस आपको इस फॉर्मूले को समझना है। थोड़ा इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें क्या क्या है। ये डेल्टा थीटा तो है टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान में कितना अंतर आ रहा है। जैसे यहाँ पे तापमान हो रहा है 80-70 डिग्री, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 10 का। तो डेल्टा थीटा है टेम्परेचर डिफरेंस, तापमान में अंतर। डेल्टा टी है कि टाइम टेकन, कितना टाइम लग रहा है, कि भाई तापमान 80-70 होने में कितना समय लग रहा है? 5 मिनट का। तो यह है कि टाइम टेकन कितना समय लग रहा है। ये के कांस्टेंट है, और टी बार यहां पे पता क्या है? ये एवरेज टेम्परेचर। भाई तापमान 80-70 हुआ, तो सब मान लो T1, इसे मान लो T2, तो ये टी बार है T1 प्लस T2/2, और टी नोट है रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान। तो देखो इसमें कोई समस्या नहीं है। कमरे का तापमान पेपर में आपको दे देगा 20 डिग्री है कि 25 है कि 30 है, वो यहां पे लिख लोगे। ये टी बार कैसे निकालेंगे? तापमान 80 से क्या हुआ? 70, तो T1 प्लस T2/2 करना, 80 प्लस 70/2, ये भी कर लेंगे। टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आ रहा है? 80-70 हो रहा है, डिफरेंस देख लेंगे कितने टाइम में हो रहा है वो भी। तो अभी मेरे पास जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम 2 बार अप्लाई करेंगे। एक बार तो जो हमें कंडीशन दे रखी है कि तापमान 80-70 हुआ तो 5 मिनट लगे, तो ये सारी वैल्यू हम पुट करके कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी के की। फिर अगली बार यही फॉर्मूला भी यूज कर देंगे इस वाली कंडीशन के लिए कि जहां तापमान 70 से 60 होना है। अब देखो हम कैसे कैसे करेंगे। अब यहां देखना, अब हमारे पास में एक काम करते हैं, इसमें पूरे पार्ट को यहां साइड में लिख देता हूं। फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बेटा हम 2 बार अप्लाई करेंगे। पहले इस वाले केस के लिए, केस फर्स्ट के लिए, तो तापमान में डेल्टा थीटा क्या बेटा? टेम्परेचर डिफरेंस। डिफरेंस हमेशा आता है फाइनल में से इनिशियल घटा दो। तो शुरू में तापमान 80 था, फाइनली हो गया 70, तो 70 में से 80 घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? -10 का। कितना टाइम लग रहा है? नीचे 5 मिनट। के की वैल्यू पता नहीं है। टी बार क्या? T1 प्लस T2/2। 80 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 150। 150 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 75। और रूम टेम्परेचर कितना है? 20। तो मेरे पास में आ गया -10/5 इजकल टू के। 75 में से 20 जाएगा तो आएगा 55। 5 दूनी 10, तो के की वैल्यू आ जाएगी -2/55। एक के की वैल्यू आ गई। अब बेटा इस चीज को आप केस सेकंड में यहां पर इस वाले में अप्लाई कर दो। यहां देखना टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 60 में 70 जाएगा तो -10। कितना टाइम लगेगा? वो टाइम हमें निकालना है। के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -2/55। टी बार यहाँ पे क्या बेटा? ये T1 प्लस T2/2, तो 70 और 60 कितना हो गया? 130। 130 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 65। और ये कितना है? 20। तो -10/T इजकल टू -2/55। 65 में से 20 जाएगा तो आएगा 45। तो सोल्व कर लो इसे। 2 पंजे 10, माइनस से माइनस गया, 5 × 45। ठीक है, तो हमारे पास 1/T की वैल्यू आ गई 9/55। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 55/9। 9 बजे 45, 9 6 54, 54 एक आया तो 9 कम, यानी कि लगभग 6.1 मिनट के आसपास जो भी है ये हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। तो आप एक चीज देखो कि 60 से 80-70 होने में टाइम लगा 5 मिनट, तो 70-60 होने में क्या लगा? 5 मिनट से ज्यादा का, यानी कि 6 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा का समय लगा है। तो हमारे पास में दोनों जो चीजें हैं ये बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यानी कि आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि तापमान 80-70 होने 5 मिनट लगे, 70-60 होने में क्या लगेंगे, तो जो कंडीशन आपको दे रखी है एक बार आप इसे जू का तो उतार देंगे फॉर्मूले के अंदर। बस आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या? डेल्टा
थीटा क्या है, तापमान में डिफरेंस, डिफरेंस होता है फाइनल में से इनिशियल घटा दो, 70 में से 80 गए तो -10 आ गया, कितना टाइम लग रहा है 5 मिनट, यहाँ 5 लिख दिया। के की वैल्यू निकालनी है, टी बार क्या आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, 80 70 कितना होगा, 150 का आधा करेंगे कितना का 75, और टी नोट क्या, रूम टेम्परेचर 20, तो के की वैल्यू निकल के आ गई। फिर यही चीज हमने क्या कि इस दूसरे वाली कंडीशन पे अप्लाई कर दी, यहाँ 70 60 हो रहा, डिफरेंस कितना है 10 का, टाइम कितने में होगा निकालना, के की वैल्यू पता है, ये सारी बातें पता ही है ना। आइए बस में ठीक है। तो दोनों, अब मैं ऐसे क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ये फॉर्मूला साइड में आप लिख लो। अब अगले क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या निकल के आएगा ये आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि एक वस्तु का तापमान जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस होने में अगर 2 मिनट लगते हैं, तो आपको बता रहा है कि इस वस्तु का तापमान 90 डिग्री से 80 डिग्री होने में एग्जैक्ट कितने मिनट लगेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है। और रूम टेम्परेचर जो है, कमरे का तापमान जो है, रूम टेम्परेचर वो आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन करना है, इसे भी ट्राई करो। ये बच्चा कह रहा बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंस क्या है, इसे ही नहीं पता है। अरे बैटरी भैया एनर्जी को देने वाली चीज है, बैटरी के लगाने से आपको करंट मिलेगी, है ना। बैटरी एक सोर्स है, बैटरी या सेल्स तो एक सोर्स होता है जिससे करंट मिले, और कैपेसिटर होता है जो चार्ज को स्टोर करे। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज हैं। एग्जैक्ट आंसर निकालो सब बच्चे इसका। कुछ आंसर मेरे पास में आए हैं। अब यहाँ पे एक चीज देखना, 100 से 90 होने में टाइम लगा 2 मिनट का, है ना। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करते हैं। तो पहले केस फर्स्ट में फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन का तरीका हमने बताया, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इजकल टू के टी बार माइनस टी नोट। तो डिफरेंस कितना, 90 में से 100 गया तो -10, टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट का। के की वैल्यू निकालनी है, टी बार क्या होता है, दोनों को जोड़ के आधा करो, तो 100 में 100 और 90 कितना हो गया 190, 190 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 95 ना, 95 माइनस टी नोट कितना है 25, तो -10/2 इजकल टू के। तो हमारे पास कितना हो गया 95 में से 25 जाएगा तो आएगा 70 है। तो 0 से गया 0, तो के की वैल्यू आ जाएगी -7 दूनी 14, -1/14। तो के की वैल्यू आ गई -1/14 के बराबर। 14 मिनट तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही गलत आंसर है। जिस बच्चे का 14 मिनट आ रहा है, सुजाता कुमारी, इतना थोड़ा ना हो जाएगा बेटा। 100 से 90 होने में 2 मिनट लग रहे हैं, तो 90 से 80 होने में 2 से थोड़ा सा टाइम लगेगा, 7 गुना टाइम थोड़ा ना हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, 20 सेकंड में आते हैं। यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो।
डिफरेंस कितना, 90 से 80 यानी कि -10 का। टाइम कितना लगेगा निकालना है। के की वैल्यू है -1/14। टी बार कितना, 90 और 80, 80 और 80 60, 170, 170 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 170 का आधा करेंगे 85। रूम टेम्परेचर कितना है 25, तो माइनस से माइनस गया तो 10/T इज इक्वल हो गया ये 1/14, और कितना आ जाएगा ये 60। जीरो से गया जीरो, 2 4 2 6, 2 7 14, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 7/3 मिनट। 7/3 मिनट आएगा, 7/3 मिनट आ रहा भाई हमारा आंसर। तो इसे सोल्व कर लो, ये तो करना ही आता होगा ऐसे। 3 दूनी 6, तो 2 से ही 1/3 आ जाएगा, 2 से 1/3 मिनट। इसे अगर सेकंड बदलो 60 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 3 दूनी 6 0, यानी कि 2 मिनट 20 सेकंड। 2 मिनट 20 सेकंड का समय। एक बच्चे का बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा था एक बच्चे ने, यह है रोहित कुमार, इनका एकदम ठीक है। तो 2 से ही 1/3 मिनट लगेंगे। 3.5 मिनट वालों का भी गलत है, 14 मिनट तो गलत था ही। भाई आप एक चीज बताओ, आपको इतनी कैलकुलेशन ही तो करनी है। अगर आपको हमने एक फॉर्मूला बता दिया, अब आप तो करना क्या, आपको इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है बस। अब 2 बार, एक बार पहली बार क्यों पुट करेंगे, तो जो कंडीशन दे रखी है जिसमें पता है कि 100 से 90 होने में 2 मिनट लग रहे हैं, इस कंडीशन से कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, फिर जहां पे हमें निकालना है वहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास में ही, तो यहाँ पे जो टाइम कितना लगेगा वो टाइम निकल के आ जाएगा। हालांकि मैंने कहा आपसे पेपर में जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना, वो ऑप्शन ऐसे देगा कि आपको ये यूज नहीं करना पड़ेगा। आप जब प्रीवियस ईयर करोगे ना, तो सेम क्वेश्चन में देखो ऑप्शन कैसे देगा कि 100 से 90 होने में 2 मिनट लगेंगे, तो 90 से 80 होने में कितने मिनट लगेंगे। पहले ऑप्शन दे देगा 2 मिनट, तो बहुत सारे बच्चे तो 2 पे ही टिक लगा देंगे, उनका बिल्कुल ही गलत हो गया। एक में लिख देगा 2 मिनट से कम वाला समय 1.5 मिनट, तो ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब 2 मिनट से ज्यादा के 2 होंगे, एक में लिख देगा जैसे 2 मिनट 20 सेकंड, और एक में कुछ लिख देगा 6 मिनट या 7 मिनट, एक बहुत ज्यादा समय दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई 100 से 90 और ठीक फिर 90 से 80, उसके जस्ट अगले ही 10 डिग्री की तो बात कर रहा है, तो थोड़ा सा ये हल्का से समय ज्यादा लगेगा। कि जैसे कहीं पे हो गया, मान लो कि 5 मिनट लग रहे तो 6 साढ़े 6 मिनट लग गए, है ना। 2 है तो 2.5-3 मिनट लग गए, उसके आसपास के। अगर हाँ दोनों ही ऑप्शन बहुत ही क्लोज हों कि 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 50 सेकंड, या 2.5 मिनट 3 मिनट, तो फिर आपको वहां पे सोल्व करना ही पड़ेगा, फिर बात नहीं बनेगी। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। हालांकि इसमें 80-90% केस में वो सिंपल वाला ही ऑप्शन रखता है, 2 मिनट, 2 से कम, 2 से ज्यादा, इस टाइप वाले। और अगर आपको एग्जैक्ट भी निकालना पड़े तो फॉर्मूला भी आपको बता दिया, ताकि आपको कोई पेपर में दिक्कत ना आए। अब आते हैं इसमें, आगे चलते हैं प्योर हीट की तरफ को। जैसे इससे समझने के लिए मैं काम करेंगे अब हम ये स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा, है ना, विशिष्ट उष्मा वाले कॉन्सेप्ट की तरफ को जा रहा हूं मैं। ये बेटा मेरे पास में 2 बीकर हैं, एक ही और एक ही। ठीक, हमारे पास में बेटा 2 बीकर हैं। इस पहले बीकर में मैंने पानी भरा, ये वाटर है। और इसे हमने भर दिया आइस क्यूब। अभी बड़े ध्यान समझना, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ का आएंगे हम। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई स्पीकर में जो पानी है, वाटर जो है, इसका टेम्परेचर मान लो अभी 20 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे आइस क्यूब भरी हुई है, और इसका टेम्परेचर है 0। अब मैं इन दोनों को अपने घर में मैंने गैस के चूल्हे के ऊपर रख दिया और चूल्हा ऑन कर दिया, इसे भी और इसे भी।
आराम आराम से धीरे धीरे हम इसे हीट दे रहे हैं। फिजिक्स में से कहते हैं स्टडी स्टेट, है ना, आराम आराम से दोनों को ऊष्मा दी जा रही है, इस पानी को भी इस बर्फ को भी। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास एक बर्तन में पानी हो और मैं उसे लगातार हीट दूं, ऊष्मा दूं, एनर्जी दूं चूल्हा जलाकर, तो कुछ देर के बाद क्या होगा, इस बर्तन में जो पानी है इसका टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा या 20 ही बना रहेगा? आप कहोगे सर लगातार आप हीट देंगे तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। हमने तो ये देखा डे लाइफ में कि पानी है अभी ठंडा है, उसे हीट देंगे तो थोड़ी देर में गुनगुना सा पानी हो जाएगा नहाने के लिए, अगर सर्दी का मौसम है बढ़िया। और बहुत देर तक हीट देंगे तो पानी बहुत तेज गर्म हो जाएगा और कुछ देर बाद तो खद्दे लगने लगेंगे, उबलने ही लगेगा। यानी कि अगर मैं इस पानी को कुछ देर तक हीट दूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और मान लो कि इसका हमने थोड़ी देर ही हीट दी और इसका जो टेम्परेचर बढ़ के 26 डिग्री सेल्सियस हो गया, 20 से बढ़ के 26। तो आपको बढ़ावा लिखना है, चाहे आप 50 लिखो, चाहे आप 30 लिखो, चाहे लिखो 35। तो हम हीट दे रहे हैं हम समय तक, टेम्परेचर बढ़ के हो गया 20 से 26। अब मैंने क्या किया बेटा, जिस बीकर में आइस क्यूब भरी हुई थी इन्हें भी मैं धीरे धीरे हीट दे रहा हूं। अब क्या होगा, इसके अंदर जो बर्फ भरी हुई है तो बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगेगी। बैटरी खत्म हो गई, चलो दोबारा दोबारा समझते हैं। मैंने कहा आपको यहाँ पे कि मेरे पास एक बीकर में पानी है, इसका तापमान 20 डिग्री था, मैंने इसे धीरे धीरे हीट दी तो इस पानी का जो टेम्परेचर है बेटा वो बढ़ के 20 हो गया 26। भाई समझ में आ रही है इतनी बात हमें कि अगर हम अपने घर में पानी रखते हैं और उस पानी को हम धीरे धीरे हीट दें तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। मान लो कि टेम्परेचर बढ़ के 20 से 26 हो गया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मेरे पास एक बीकर में बर्फ थी, उस बर्फ के 20 टुकड़े थे और इस बर्फ को मैंने आराम आराम से हीट दी तो इस बर्फ जो है बीकर में पिघलना शुरू कर दिया इस बर्फ ने, और 20 में से 15 आइस क्यूब पिघल के पानी बन गई। तो 20 में से 15 आइस क्यूब तो पिघल गई, 5 बची, उसके ऊपर तैरेंगे, हल्की होती है बर्फ। अब यहाँ मेरे पास बर्फ और पानी का घोल बना। तो मुझे एक चीज बताओ, जब केवल बीकर में बर्फ था तो पूरे बर्फ जो था उसका टेम्परेचर 0 डिग्री था, जब बर्फ थी तो टेम्परेचर 0 था। लेकिन अब मेरे पास जब मैंने थोड़े थोड़े हीट दी और ये बर्फ और पानी का घोल बना, कुछ बर्फ पिघल के पानी बन गई, तो मैं उस घोल का टेम्परेचर चेक करूंगा तो 0 डिग्री आएगा, 0 से कम आएगा कि 0 से ज्यादा आएगा, ये आपको बताना है। केवल आइस क्यूब है तो टेम्परेचर 0 है, और जब घोल बन गया तो टेम्परेचर क्या आएगा? शिव शंकर सिंह रामपाल को ठीक कह रहे हैं। देखो बेटा, अगर यहाँ पे जब आप चेक करेंगे ना तो टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे आप कैसी बातें कर रहे हो, आपने पहले वाले केस में हीट दी तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि आपने गर्मी दी, हीट दी तो टेम्परेचर 20 से 26 हो गया। लेकिन इस वाले केस में आपने हीट दी और टेम्परेचर 0 का 0 ही रहा, ये कैसे? तो जो आपने यहाँ पे हीट दी वो गई कहाँ? भाई देखो एक्चुअल में हुआ क्या, जब बेटा आप किसी वस्तु को हीट देते हैं ना तो हीट इस उम्मीद के साथ मत दिया करो कि अगर हम हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। हीट का काम केवल टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, हीट उष्मा के दो काम हैं,
अगर आप किसी वस्तु को हीट देंगे, उसमें देंगे, तो बेटा हीट देने से या तो टेम्परेचर बढ़ता है, या फिर कई बार क्या होता है हीट जब देंगे तो टेम्परेचर नहीं भी बढ़ेगा, पर जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा तो काम वहां भी हीट कुछ ना कुछ करेगी। जैसे यहाँ पे हीट क्या करेगी, टेम्परेचर तो उसने बढ़ाया नहीं, पर यहाँ पे हीट ने क्या किया, स्टेट चेंज करने का, अवस्था परिवर्तन करने का काम किया। इसने क्या किया, सारा का सारा जो बर्फ था उससे पानी में पिघाल दिया। भाई हीट दिया आपने तो हीट टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगी, तापमान बढ़ा देगी। अगर हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही ना, फिर वहां पे हीट आपको अवस्थाएं, स्टेट बदलती हुई दिखेंगी, जैसे बर्फ का पानी बना देना। तो मेरे पास जो बीकर में बर्फ था, तो जो आपने हीट दे रहे थे, तो बेटा जब तक सारा का सारा बर्फ पिघलकर आपको पानी में नहीं बदलेगा, तब तक टेम्परेचर 0 रहेगा। तो आप अगर आपके पास एक बर्तन में 1 किलो बर्फ है और आप उसे आराम आराम से हीट दे रहे हैं, तो उस हीट को लेकर बर्फ पिघलने लगेगा, और जब तक सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी ना बन जाए, तापमान रहेगा 0। हाँ, जब सारा बर्फ पिघल के पानी हो जाएगा, उसके बाद भी अगर आपने गैस जली छोड़ दी, तो उसके बाद फिर उस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक बर्तन में बर्फ है और जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं होगा, जब तक सारे के सारे बर्फ की अवस्था नहीं बदल जाएगी, तो जो भी हीट उसे मिलेगी, उस हीट को लेकर केवल पिघलने का ही काम करेगा। तो यहां से हमें एक बात समझ में क्या आई कि अगर हम किसी वस्तु को हीट देंगे तो हीट टेम्परेचर को बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ा सकती। लेकिन जब हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी तो तब वो क्या करेगी, स्टेट बदलने का काम करेगी, अवस्था परिवर्तन का काम करेगी। तो अब एक लाइन लिखेंगे हम, हीट में इंक्रीज टेम्परेचर हीट में इंक्रीज टेम्परेचर और नोट, ये इंपोर्टेंट लाइन है। उष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी, उष्मा तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। बेटा हीट जो है वो टेम्परेचर को बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। हीट में इंक्रीज टेम्परेचर और नोट, उसमें तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ा सकती। ठीक है, अच्छा, तो बेटा हीट तापमान बढ़ा सकती है, में इंक्रीज, तो जो हीट तापमान को बढ़ा दे, जैसे आप अपने हीट दी, टेम्परेचर बढ़ गया, तो जो हीट टेम्परेचर को बढ़ा देती है उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीट, हम कहते हैं संवेदनीय ऊष्मा। और जो हीट टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है इसे हम कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा, ठीक। तो जो हीट टेम्परेचर को बढ़ा देगी वो कहलाएगी सेंसिबल, और जो नहीं बढ़ाएगी वो लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। अच्छा, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा जो है टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, लेकिन एक कुछ तो काम करती है, अवस्था बदलने का। तो ब्रैकेट में लिखेंगे इट चेंजेस स्टेट, यह अवस्था परिवर्तन करती है। इट चेंजेस स्टेट, यह अवस्था परिवर्तन करती है। इट चेंजेस स्टेट, यह अवस्था परिवर्तन करती है। तो हमने क्या देखा कि हीट जो है वो तापमान को बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ा सकती। ठीक है, तो जो हीट टेम्परेचर को बढ़ा देगी वो सेंसिबल, संवेदनीय ऊष्मा कहलाएगी, और जो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगी वो हमारी लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। ठीक है, तो लेटेंट का क्या होता है, अवस्था परिवर्तन करना। जैसे एक बार हरियाणा के पीसीएस में डायरेक्ट उसने एक लाइन पूछ ली, वो कौन सी हीट है जो तापमान नहीं बढ़ा सकती, लेटेंट हीट। इसे अभी मैं आपको एक दिन दिखाऊंगा, किसी दिन पीडीएफ से क्वेश्चन। उसने कहा कि जब किसी वस्तु को हम हीट देंगे तो क्या होगा, एक में लिखा कि तापमान बढ़ना ही चाहिए, एक में लिखा कि तापमान नहीं बढ़ना चाहिए, एक में लिखा कि तापमान बढ़ भी सकता है और नहीं भी। हीट देने से आपको टेम्परेचर बढ़ते हुए दिख भी सकते हो और नहीं भी बढ़ते हुए दिख सकते हो, हमारा स्टेटमेंट सही है। बहुत सारे बच्चों को क्या लगता है कि हीट दी है तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए ही, ऐसा नहीं है। हीट के दो काम होते हैं, या तो अवस्था बदलना या फिर टेम्परेचर चेंज करना। अच्छा, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आप कहेंगे सर मजा नहीं आया, हमने रट भले लिया, क्योंकि
इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा नहीं मिली। आपने बस हमें याद करवा दिया कि टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखे तो सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा, और टेम्परेचर बढ़ता हुआ नहीं दिखे तो लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। लेकिन जब सर बर्फ पिघलती है तो एक से एक बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, उनका तो आपने जिक्र ही नहीं किया। और चलो बर्फ पिघलना तो ठीक है, फिर भी हल्का फुल्का बता दिया, लेकिन पानी जब उबलता उसका तो जरा सा भी उसके तो हम आसपास भी नहीं पहुंचे। तो अभी आप टेंशन मत लो, मैं भी आपके सामने एक ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ में ये इन्फॉर्मेशन जू की तू आ जाएगी दोबारा, और उससे बर्फ के पिघलने वाले और पानी के उबलने वाले जो जो केस बन सकते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे हम इंक्लूड करेंगे। अभी के लिए पहले आप ये लाइन लिखो, जब मैं ग्राफ बताऊंगा तो उस समय मत लिखना, ग्राफ को जब वो पूरा हो जाएगा तब बनाना, उसे उसे समझने की कोशिश करनी है हमें। उसे समझोगे तभी आप उससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल भी कर पाओगे, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखो, ये यहाँ पे हम एक ग्राफ बनाने वाले हैं। यहां लिख रहा हूं मैं एक्स एक्सिस, यहां लिख रहा हूं वाई, यहां लिख रहा हूं मैं हीट उष्मा। तो जब हम हीट देंगे जो, उससे हम लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, और उस हीट देने से टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, जो भी काम होगा तापमान के साथ, उसे लिख रहे हैं वाई पे। ठीक, अगर बड़े ध्यान समझना, देखो अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने एक बर्तन लिया और उस बर्तन के अंदर एक बर्फ डाल दी, और मान लो कि उस बर्फ का जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस है। मेरे से बताओ भाई, पानी जो है 0 डिग्री से नीचे जमता है, तो अगर पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री हो तो भी तो पानी बर्फ की फॉर्म में ही होगा, और पानी का टेम्परेचर -5 हो तो भी बर्फ ही होगा। तो मेरे पास -5 डिग्री की बर्फ है, यानी पानी को मैंने -5 डिग्री तक ठंडा कर लिया, तो जो बर्फ बनी उसका टेम्परेचर -5। अब मेरे पास बेटा जो -5 डिग्री वाली बर्फ थी, इसे मैंने एक बर्तन में डाला और हीट देना शुरू कर दिया गैस पर रख के। अब इसका टेम्परेचर है -5, इसका थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया, -4 हो गया, पर अभी भी तो ये बर्फ की शक्ल में दिखेगी है भैया, टेम्परेचर तो माइनस में है। मैंने इसे और हीट दी, टेम्परेचर हो गया -3, अभी बर्फ दिखेगी। -2 पर भी बर्फ, -1 पर भी, और 0 तक क्या दिखेगी बर्फ। यानी जब तक इस बर्फ का टेम्परेचर जो है -5 से 0 डिग्री नहीं हो जाएगा, बढ़ते 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 इसकी शक्ल जो है मुझे वो आइस के जैसी दिखेगी। अब यहां पे एक बात समझना सब बच्चे ध्यान से, बेटा टेम्परेचर कितना हो गया, बर्फ का टेम्परेचर -5 से बढ़ते बढ़ते हो गया 0, यानी टेम्परेचर तो मैंने बढ़ा दिया। यहाँ पे टेम्परेचर -5 था और यह टेम्परेचर हो गया 0, तो टेम्परेचर तो बढ़ गया लेकिन स्टेट नहीं बदली, अवस्था नहीं बदली। तो कौन सी हीट है जो केवल टेम्परेचर को बढ़ाती है, यानी कि मैंने यहाँ पे जो हीट दी वो सेंसिबल हीट है, संवेदनीय उष्मा है। अब जैसे बेटे -5 वाली बर्फ का टेम्परेचर हो गया 0 डिग्री, अब 0 पर बर्फ पिघलना शुरू कर देती है। तो जब तक ये सारी की सारी बर्फ पिघलकर पानी नहीं बनेगी, जब तक सारी की सारी बर्फ पिघलकर पानी नहीं बनेगी, तो तब तक इसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। जब तक सारी की सारी बर्फ पानी ना बन जाए तो टेम्परेचर रहेगा 0। टेम्परेचर कितना रहेगा बेटा इसका, 0, यानी कि 0 डिग्री की बर्फ है, जब तक सारी सारी बर्फ पानी में नहीं बदलेगी, यानी सॉरी, जब तक सारी सारी बर्फ जो है वो पानी में नहीं बदलेगी तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा, 0। अब यहां देखना, टेम्परेचर तो बदला नहीं, 0 का 0 ही है, 0 की बर्फ है, 0 का पानी है, लेकिन स्टेट बदल गई। वो कौन सी हीट है जो स्टेट बदल दे, अवस्था बदल दे, लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। अब बेटा सारी की सारी बर्फ पिघल के आ गई पानी में, जब सारी की सारी बर्फ पिघल के पानी में आ जाएगी, अगर आप इस पानी को अब हीट दोगे तो पानी का तापमान तो बढ़ेगा ही, 0 से 20, 30, 50, गुनगुना पानी 70 पे तेज गर्म, 90 पे और गर्म, और 100 पे उबलने लगेगा। तो बेटा इस पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा कब तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ते 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 हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बेटा 0 था, यहां मैंने कर दिया 100, तो टेम्परेचर बढ़ा दिया, कौन सी हीट है, सेंसिबल हीट है।
अगर जैसे टेम्परेचर इस पानी का 100 डिग्री पहुंचेगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट केस आएगा। आप अपने घर में कभी ट्राई करना, आप पानी को गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो बेटा पानी का टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते ऐसे ही पानी उबलना शुरू कर दे। तो इन जनरल पानी 100 डिग्री पर उबलता है, तो पानी उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है। अगर पानी ने एक बार उबलना शुरू कर दिया, अब उसके बाद आप उसे चाहे आधे घंटे हीट दो चाहे 1 घंटे हीट दो, अब पानी का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अगर पानी ने एक बार उबलना शुरू कर दिया, पानी में खद्दे लगने लग गए, अब उसे कितनी भी देर आप हीट देना, अब केवल क्या होगा, जो भी आप हीट उस पानी को देंगे ना, वो पानी उस हीट को लेकर भाप बन बन के उड़ना शुरू कर देगा, वो वेपोराइज होने लगेगा, वाष्पीकृत होने लगेगा। तो अगर आपके पास में घर में पानी रखा है, आपने ठीक 2 बजे पानी को गर्म करना शुरू किया, पानी गर्म होते होते 2:20 पर उबलने लग गया, तो 2:20 के बाद जो भी हीट देंगे, पानी उस हीट को लेकर भाप बन के उड़ेगा। इसलिए अगर हम अपने घर में एक भिगोने में बड़े से बर्तन में पानी भर के रख दें और गैस जला दें, और आप भूल जाओ, मान लो गैस जला के कुछ देर के बाद किचन में आना, पूरे किचन में आपको दिखेगा धुआं धुआं सा दिखेगा, वेपर दिखाई देंगी, और भिगोने में पानी इतना था इतना सही दिखेगा, क्योंकि बाकी पानी भाप बन के उड़ चुका है। जब तक सारा का सारा पानी भाप बन के नहीं उड़ जाएगा, तब तक टेम्परेचर कितना रहेगा, 0। जब तक सारा का सारा पानी भाप में नहीं बदलता है, जब तक सारा का सारा पानी भाप में नहीं बदलता है, टेम्परेचर कितना रहेगा, 100। बेटा यहाँ पे हमने क्या किया, टेम्परेचर में चेंज नहीं किया, स्टेट बदल दी, पानी की बना दी भाप, तो ये भी कौन सी हीट होगी, लेटेंट हीट। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं स्टेट बदलूं, बर्फ का पानी बनाऊं या पानी की भाप बनाऊं, तो स्टेट चेंज करते समय टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में नहीं आएगा, तापमान रहेगा 0, और जब तक सारा का सारा उबलता हुआ पानी भाप में नहीं बदलेगा, तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, 100। यानी कि अगर पेपर में आपसे कोई पूछ ले कि जब स्टेट चेंज होती है, जब अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं, जैसे बर्फ का पानी बने या पानी की भाप बने, तो स्टेट चेंज होते समय टेम्परेचर बढ़ता है घटता है कि सेम, तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग स्टेट चेंज, अवस्था परिवर्तन के दौरान, जैसे आइस का वाटर में बदलना या उबलते पानी का भाप में बदलना, टेम्परेचर ना बढ़ता है ना घटता है, सेम रहता है, क्योंकि जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में ना आ जाए या सारा का सारा पानी भाप में ना बदल जाए, टेम्परेचर क्या रहता है बेटा हमारा, कांस्टेंट। ठीक। दूसरा, और जो बर्फ का पानी बनाना हो चाहे पानी की भाप बनानी हो, तो स्टेट चेंज करते समय जो हम हीट देंगे, उस हीट को हम कहेंगे गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट। लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ाती है, चाहे पानी का टेम्परेचर बढ़ाने की बात हो चाहे बर्फ का टेम्परेचर बढ़ाने की बात हो, वो हीट जो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जो तापमान को बढ़ाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने वाली हीट को हम क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट, संवेदनीय उष्मा। जो टेम्परेचर बढ़ा देगी वो सेंसिबल हीट कहलाएगी, और जो स्टेट बदलेगी वो लेटेंट हीट कहलाएगी। ठीक। अब इससे बड़े बड़े क्वेश्चन निकालेंगे, उससे पहले हम एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे हम, ड्यूरिंग स्टेट चेंज, ठीक है, ड्यूरिंग स्टेट चेंज, स्टेट चेंज का मतलब है जैसे आइस का वाटर बनना या बॉइलिंग वाटर का वेपर बनना। ड्यूरिंग स्टेट चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। हिंदी में लिखेंगे, अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन दौरान यानी कि जैसे बर्फ से पानी बनना या उबलते पानी की भाप बनना, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। ये बेटा क्वेश्चन आता है बार में कि बर्फ से पानी जब बन रहा होगा तो उस दौरान क्या होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, उबलते पानी से भाप बन रही होगी तो कोई चेंज नहीं होगा। या कई बार वो केवल यही लिख देगा कि अवस्था परिवर्तन के दौरान स्टेट चेंज जब होती है, आइस से वाटर बने या उबलते वाटर से वेपर बने, तो टेम्परेचर बढ़ता है घटता है कि सेम रहता है, हम बोलेंगे सेम रहेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक। अब मैं इस वाले में फिर आ जाता हूं। अब मैंने क्या देखा, ये बेटा हम बर्फ से पानी बना रहे हैं या पानी से भाप बना रहे हैं, तो स्टेट चेंज हो रही है, अवस्था बदल रही है। तो अवस्था बदलने के दौरान जो मैंने हीट दी, बर्फ का पानी बने चाहे पानी की भाप बने, उसे मैंने कहा लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। तो ये बर्फ से पानी बनाने वाली भी लेटेंट हीट गुप्त उष्मा है, और पानी की भाप बनाने वाली भी लेटेंट हीट है।
तो इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक छोटा सा एफ लगा दिया, यहाँ पे एक छोटा सा वी लगा दिया। ठीक, तो जो एल एच एफ है या एल एच वी जो है, पहले देखो इसकी फुल फॉर्म होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। नहीं बेटा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब होता है कि वो लेटेंट हीट, वो गुप्त उष्मा जो उबलते पानी को वेपर में बदल दे, जो उबलते पानी को वाष्प में बदल दे, हम कहते हैं वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। भाई गुप्त उष्मा काम क्या होता है? स्टेट बदलना, अवस्था बदलना। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा का मतलब है कि जो उबलते पानी को वाष्प में बदल दे, उसका वाष्पीकरण कर दे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये बेटा जो लिखा है हमने एल एच एफ, हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये से कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। हिंदी में कहेंगे इसे हम संलयन की गुप्त उष्मा या गलन की गुप्त उष्मा। संलयन या गलन की गुप्त उष्मा, यानी कि वो गुप्त उष्मा, वो लेटेंट हीट जो बर्फ को पानी में गला दे, वो कहलाएगी गलन की गुप्त उष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। तो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग क्या है? मेल्ट करने वाली, बर्फ को गलाने वाली। और लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन क्या है? उबलते पानी को भाप में बदलने वाली। अब मैं एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, आपने इसे प्रीवियस ईयर वगैरह में बहुत बार देखा होगा। देखो क्वेश्चन मेरा क्या है आपसे, देखिए बताओ। आपने क्वेश्चन सुना होगा कि देखो जो उबलता पानी है बेटा, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है। जब तक कि सारा का सारा उबलता पानी भाप में ना बदले, तापमान 100 ही रहता है। नहीं कि जो उबलता पानी उसका तापमान भी 100 है, और उस उबलते पानी से जो भाप निकल रही है उसका टेम्परेचर भी 100 है। अब उबलता पानी भी 100 डिग्री पे और भाप भी 100 डिग्री पे, लेकिन उबलते पानी की अपेक्षा भाप से जलना ज्यादा कष्टदायक होता है, ज्यादा पेनफुल होता है। क्यों? यानी कि आपके पास 100 डिग्री का उबलता पानी हो, वो किसी के हाथ पे गिर जाए ऐसे, और एक 100 डिग्री से उबलते पानी से भाप निकल रही है, उससे किसी बंदे के हाथ की खाल झुलस जाए ना, तो जो भाप से जो खाल झुलसेगी ना, बिल्कुल चिपक जाएगी, हड्डियां दिखने लगेंगी। और उबलते पानी से हो सकता है कि केवल कुछ फोके वोके से ही पड़े। तो उबलते पानी की अपेक्षा वेपर पेनफुल ज्यादा क्यों होती है, ये आपको बताना है। बताओ। हाँ, कुछ बच्चों से आंसर आने लगा। देखो, उबलते जल की अपेक्षा बेटा भाप ज्यादा पेनफुल क्यों है? आपने मान लो कि आज अपने घर पे 11 बजे पानी गर्म करना शुरू किया, ये पानी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। मान लो कि पानी 11:30 बजे उबलना शुरू हो गया, तो 11 बजे पानी आपने गर्म करना शुरू किया था, 11:30 बजे उबलने लग गया। इस उबलते पानी के पास में आधे घंटे तक की हीट उष्मा है। लेकिन बेटा पानी अगर उबलने लग जाए, उस उबलते पानी के बाद भी जो उसे हीट देंगे, भाई पानी उबल रहा है, लेकिन उबलने के बाद भी आपने गैस बंद नहीं की, जब पानी उबल रहा है उसके बाद जो आप हीट देंगे, वो उबलता पानी उस हीट को लेगा, उसे एब्जॉर्ब करेगा और भाप बन के उड़ जाएगा। यानी जो वेपर है उसके पास तो हीट एक्स्ट्रा है, पानी के उबलने के बाद भी जो हीट मिली, उस हीट को लेकर तो पानी भाप में बदला है। और वो हीट कौन सी होती है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। यानी कि जो भाप होती है उसके पास ये वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा, ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये एक्स्ट्रा होने की वजह से ये ज्यादा पेनफुल, ज्यादा कष्टदायक होती है। भाई पानी 11 बजे आपने गर्म करना शुरू किया, 11:20 पे उबला, तो उबलते पानी के पास तो 20 मिनट की हीट है, लेकिन उबलने के बाद भी जो हीट देंगे, उस हीट 11:20 के बाद भी जो हीट देंगे, उबलता पानी उस हीट को लेकर भाप में बदल जाएगा। तो भाप के पास में वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा अतिरिक्त होती है,
लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसकी वजह से ज्यादा पेनफुल, ज्यादा कष्टदायक होती है। तो सेम टेम्परेचर का पानी हो और सेम टेम्परेचर की वेपर भाप हो, तो भाप के पास क्या होगी, ज्यादा पेनफुल होगी, क्योंकि उसके पास लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन गैस एक्स्ट्रा, इसलिए ज्यादा पेनफुल है वो। यहाँ पे लिखेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी टाइप के पेपर के लिए भी और अच्छे रेलवे के पेपर के लिए भी। तो लिखेंगे वेपर at 100 degrees Celsius is more painful. Vapor at 100 degrees Celsius is more painful than boiling water, than boiling water, than boiling water, than boiling water, because vapor contains, because vapor contains extra latent heat of vaporization। हिंदी में लिखेंगे उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक कष्टदायक होता है। उबलते हुए जल की अपेक्षा, उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प से जलना, वाष्प से जलना, वाष्प से जलना अधिक अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि वाष्प में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अतिरिक्त होती है। उबलते जल की अपेक्षा वाष्प जलना अधिक कष्टदायक होता है, क्योंकि वाष्प में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अतिरिक्त। ठीक, अरे कुछ बातें आई समझ में यहां तक की? अब इनसे जुड़े हुए एक दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये करेंगे, क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे और फिर आंसर देंगे। रोहित, रामपाल, सुजाता, ऋचा, शुक्ला, अमित, अभिषेक, राहुल, सब करो भाई ट्राई क्वेश्चन। कुछ आंसर हमारे पास में आने शुरू हुए हैं। रामपाल, रोहित, सोनू, मनीषा, विजय, इसने क्या लिखा है, इफ इट इज सप्लाइड टू ए सॉलिड इट्स टेम्परेचर, यदि किसी ठोस को ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है तो उसका तापमान, पहले में रहेगा मस्ट इंक्रीज। बट अब आप किसी को हीट प्रोवाइड कराएंगे
तो जरूर थोड़ा ना कि उसका तापमान बढ़ेगा ही। हाँ, उसका तापमान बढ़ सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। तो आंसर बनेगा इसका डी ऑप्शन। मैंने आपको बताया था कि हीट जो है वो टेम्परेचर को बढ़ा भी सकती है और नहीं भी बढ़ा सकती। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इसका डी ऑप्शन। जो बच्चा लिख रहा है सी उससे गलत है। भाई हीट देने से जरूर थोड़ा ना कि तापमान कांस्टेंट ही रहेगा, मे रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट भी रह सकता है और बढ़ भी सकता है। तो डी में कह रहा है बी एंड सी बोथ, यानी बी स्टेटमेंट और सी को मिलाओ। और हमने लिखा भी तो आपको हीट में इंक्रीज टेम्परेचर और नोट, उसमें तापमान बढ़ा भी सकती है और नहीं भी। बताने के बाद सुजीता कुमारी का और सोनू ने दोनों ने गलत कर दिया, पूरी क्लास का ठीक है। ये बताने के बाद हालात है तुम लोगों के 10 मिनट बाद ही देखना है क्या लिखा हमने यहाँ। हीट में इंक्रीज टेम्परेचर और नोट, वो तापमान को इंक्रीज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। तो बी ऑप्शन में कह रहा है कि हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सी में कह रहा है कि नहीं होगा, और एक में कह रहा है कि दोनों बी और सी यानी कि इंक्रीज हो भी सकता और नहीं भी। तो डी ऑप्शन में क्या समस्या है भाई आप लोगों को? ढंग से ऑप्शन पढ़ा करो सारे के सारे। ये कह रहा है कि विच टेम्परेचर कैन वाटर एग्जिस्ट इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड कंडीशन। कह रहा है कि किस तापमान पर पानी लिक्विड और सॉलिड, तरल और ठोस दोनों अवस्थाओं में रह सकता है। भाई आपको लिक्विड वाटर के लिक्विड फॉर्म जो है वो तो पानी है ही, और सॉलिड फॉर्म क्या बर्फ। तो किस टेम्परेचर पर आपको पानी लिक्विड यानी पानी और बर्फ दोनों फॉर्म में मिल सकता है? 0 डिग्री। भाई 0 डिग्री का बर्फ भी हो सकता है, 0 का पानी भी हो सकता है। आज ही तो हमने बताया कि जब तक सारा का सारा बर्फ पानी में ना बदले तो टेम्परेचर क्या रहता है? 0। तो मेरे पास में ऐसा बर्फ भी हो सकता है जिसका टेम्परेचर 0 हो, और ऐसा पानी भी हो सकता है इसका तापमान 0 हो। तो 0 डिग्री पर दोनों स्टेट पॉसिबल हैं। तो 0 डिग्री का बर्फ भी हो सकता है, 0 डिग्री का पानी भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा हमारा 5वें का, वो क्या बनेगा? बी बनेगा। रामपाल, मनीषा, रोहित उनको ठीक आंसर दिया। अगले वाला बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 6, इसे ध्यान से करना। ये करो। कुछ आज हमारे पास हमारे हिंदू, रोहित, रामपाल, सुजाता। इसने कहा ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था परिवर्तन के दौरान, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। अवस्था परिवर्तन के दौरान किसी पदार्थ के अणुओं के लिए निम्न में से कौन सत्य है? ये कह रहा है कि बेटा काइनेटिक एनर्जी चेंज इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल इंक्रीज होगी, बोथ इंक्रीज होगी, बोथ रिमेन कॉन्स्टेंट। बेटा देखो, जब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, अवस्था जब परिवर्तन होती है ना, तो ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट जो होता है वो टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और पदार्थ के जो मोलिक्यूल्स है ना बेटा, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, किसी भी पदार्थ के जो मोलिक्यूल्स हैं वो कितना तेजी के साथ वाइब्रेट करेंगे, तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, जिसे हम इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा भी कहते हैं, तो बेटा जो काइनेटिक एनर्जी है मोलिक्यूल्स की, वो तो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब स्टेट चेंज होगी, अवस्था परिवर्तन होगा, टेम्परेचर तो बदलता ही नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। काइनेटिक एनर्जी होती है ना मोलिक्यूल्स की, कि वो जो मोलिक्यूल्स हैं वो कितना तेजी के साथ वाइब्रेट करेंगे, कितना तेजी से भाग रहे होंगे, डोल रहे होंगे, वो केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। फिर कह रहा दोनों इंक्रीज होंगे, गलत हो गया। अब जो भी बेटा ये संभावित ऊर्जा है, कि स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, तब आप क्या करते हो, किसी पदार्थ के मोलिक्यूल, जब किसी पदार्थ को आप हीट देते हो ना, तो स्टेट तो चेंज हो नहीं रही है,
मतलब स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर तो बढ़ नहीं रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ नहीं सकती। तो फिर क्या होगा, उस पदार्थ के जो मोलिक्यूल्स हैं, जैसे बर्फ है, उसे आप हीट दे रहे हैं, जब तक सारा बर्फ पिघल के पानी नहीं बनेगा तो जब तक टेम्परेचर तो बढ़ेगा नहीं। तो जो बर्फ के जो मोलिक्यूल्स हैं हीट ले लेके क्या करेंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होने लगती है, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ नहीं सकती, तो अपने अंदर उस हीट को पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेते हैं। तो जब स्टेट चेंज होती है, अवस्था परिवर्तित होती है, तो तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब तक सारा बर्फ पानी में नहीं आ जाए या उबलता पानी भाप में ना जाए तो तापमान में कोई चेंज नहीं होगा। जब टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई फर्क पड़ ही नहीं सकता। तो काइनेटिक एनर्जी ना तो इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी। फिर जो आपने हीट दी फिर वो क्या होगी, उसे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लेते हैं वो। तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास में बी ऑप्शन। जिन्होंने बी लिखा वो ठीक है। ये बेटा एक दोनों कांस्टेंट कैसे रख सकती हैं, जब उसे हीट दोगे भाई, जब स्टेट चेंज हो रही होती है, बर्फ का पानी बन रहा होता है, जो भी लगातार हीट देंगे वो हीट कहीं तो स्टोर होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है वो। काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तापमान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, और घटेगा तो घटेगी। ये वाला करना क्वेश्चन नंबर 7। भाई शुभम कुमार, तुम कुछ दिमाग से पैदल हो गया क्या, क्या चक्कर है तुम्हारे साथ, तुम मूर्ख हो गया कुछ थोड़े से, ये बताओ मुझे। ये तो तुमने क्वेश्चन दिया था, मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को मैं रात को करा दूंगा, और मैंने ये क्वेश्चन स्पेशली इसे टाइप करवा के इस क्वेश्चन को मैंने उसी दिन यूट्यूब चैनल पे, जब हम रात को उसकी तैयारी करते हैं, क्वेश्चन कराता हूँ रात को मैं, बुधवार बृहस्पतिवार को रेलवे के क्वेश्चन के, वहां पे मैंने उस दिन ही क्वेश्चन करवाया ये। लेकिन तुम मूर्ख हो, तुम्हें आना जाना तो है नहीं, बस क्लास में आके टाइप करने लगोगे बार बार इसी क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मैंने उसी दिन सोल्व करवा दिया था, लेकिन तुम क्लास में आओ सीरियस हो तो पता भी रहे, बस आओगे आप बीच में चलती हुई क्लास में ऐसे मुंह उठा के चले आओगे, तुम्हें लगता है कि टीचर और बच्चे तो बाकी बेवकूफ है, बस तुम ही होशियार हो। अपने चलती क्लास में आए, कुछ भी किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन लिख के भाग गए, तुम्हें पता ही नहीं उस बारे में, फिर बात हुई वो क्वेश्चन कहाँ कराया गया कहाँ नहीं कराया गया। दोबारा में टाइप करना इस क्लास में कोई फालतू क्वेश्चन। इसने लिखा है यदि पानी को बर्फ में परिवर्तित किया जाता है और 0 डिग्री सेल्सियस बनाए रखा जाता है तो पदार्थ के अणुओं के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ये कह रहा है कि वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस एंड मेंटेन्ड एट 0। देखो इस बार आपने बेटा क्या किया कि पानी को आपने कन्वर्ट कर लिया आइस में, यानी पानी को आपने जमा दिया, बर्फ का पानी नहीं बनाया इस बार आपने, पानी से आइस बना दिया और मेंटेन किया 0 पे। तो कह रहा है कौन सा सही है। तो बेटा एक्चुअली बताओ, अगर आपने टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं किया तो काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज होगा नहीं। काइनेटिक एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ना तो बढ़ेगी ना घटेगी। बोथ एनर्जी इंक्रीज, ये भी गलत हो गया, ना तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना घटेगी। अब होता क्या है, इसमें लग रहा है काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, ये भी गलत हो गया। तो बेटा ओनली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज। देखो होता क्या है, जब बेटा आप बर्फ लेते हो 0 डिग्री का, उस 0 डिग्री के बर्फ को आप हीट दोगे तो बर्फ पानी बदल जाएगा। तो आपने क्या करोगे, जो भी उसे आपने हीट दी, जब आप उसे हीट दोगे वो हीट पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। लेकिन इस बार आप बर्फ को पानी नहीं बना रहे, पानी से हीट खींच के उसे बर्फ में जमा दे रहे हो। भाई पानी था, पानी से हीट आपने खींच ली तो आपने उसे बर्फ में बना दिया, तो आप उसका टेम्परेचर तो कोई चेंज होगा नहीं। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो, 0 पे मेंटेन कर रखा है, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। जब आप बर्फ से पानी बनाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि जब आपने हीट दी वो हीट उसे पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। जब बर्फ से पानी बनाते, लेंगे पानी से बर्फ बनाओगे तो आपको पानी से हीट खींचनी पड़ेगी, तो यानी कि आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करोगे, इस बार डिक्रीज कर दोगे। तो आंसर क्या बनेगा, बी। देखो जब आप बर्फ से मान लो कि आप आइस का पानी बदल रहे हैं, जब बर्फ को पानी बदलोगे तो आप हीट दोगे ना भाई, तो बर्फ को हीट दोगे, गर्मी से बर्फ पिघल के पानी बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, जो भी हीट दोगे वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी, वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन जब आप पानी को बदलते हो बर्फ में, तो पानी से आपको हीट खींचनी पड़ती है। एक पैसे का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट बता भी रखा है, बार बार हर क्लास में आके लिख देगा बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस क्वेश्चन में, ये हो रहा है वो हो रहा है। और उसी दिन जिस दिन इसने लिखा है क्वेश्चन, उसी दिन मैंने रात को यूट्यूब पे सोल्व करवाया इस क्वेश्चन को। लेकिन क्लास में आएंगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और ऐसा करा से पता नहीं कितना बड़ा क्या हो, 2 लाइन का क्वेश्चन नहीं है और पूरा सर चीज बता रखे, तब इनकी हालत ऐसी है। एक क्वेश्चन बस पता चल गया कहीं से, उसी क्वेश्चन को बार बार आके लिखते रहेंगे क्लास में, और बस आके लिख के चला भाग जाएगा। फिर ये फिर उस बारे में बताएगा टीचर कि भाई आज ये क्वेश्चन आपको मार्क करा देंगे, नहीं बस सुनना थोड़े ना है, अपना आए और अपना क्वेश्चन छाप के भाग गए। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर बर्फ से पानी बनाएंगे तो बढ़ेगी और पानी से वापस बर्फ बनाएंगे तो घट जाएगी। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे।
अब हमारे पास में ये एटम है बर्फ से। जब मैंने क्या बोला आपसे, अगर ऐसे में क्वेश्चन आपसे और पूछूं, ये वाला बताओ आप, 2 नंबर में है, ये वाला करना, क्वेश्चन नंबर 15। ये करो ध्यान से। कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे थे, उसने क्या लिखा है, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन कंपैरिजन विद वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस अपियर्स टू बी। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ प्रतीत होता है। ये कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ और 0 डिग्री सेल्सियस का बेटा पानी लिया हमने। देखो यहाँ पे देखना डायग्राम से बहुत ध्यान के साथ। अब मुझे एक बताओ, ये मेरे पास में 100 डिग्री का पानी था, 100 डिग्री की भाप थी। तो 100 डिग्री की भाप ज्यादा पेनफुल क्यों थी? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जब पानी उबल रहा हो, उस उबलते पानी को अगर हम कुछ हीट देंगे तो उस हीट को लेकर पानी भाप में बदल जाएगा। तो इस भाप के पास में लेटेंट हीट एक्स्ट्रा होने की वजह से भाप ज्यादा पेनफुल है। ऐसे बेटा मेरे पास में 0 डिग्री का बर्फ था, इस बर्फ को मैं कुछ हीट दूंगा तो उस हीट को लेके ये बर्फ पानी में बदल जाएगा। यानी कि 0 डिग्री का जो पानी है उसके पास में, 0 डिग्री का जो पानी उसके पास में तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये संलयन की गुप्त ऊष्मा एक्स्ट्रा है। अगर इसके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक्स्ट्रा है, यानी इसके अंदर थोड़ी गर्माहट रहेगी ना, इसके पास तो हीट एक्स्ट्रा है। तो 0 डिग्री के बर्फ और 0 डिग्री के पानी में आपको जो कोल्ड लगेगा 0 डिग्री का बर्फ लगेगा, ज्यादा कोल्डर महसूस होगा। जैसे 100 डिग्री का उबलता पानी, 100 डिग्री की भाप जो है, इस हीट के से भाप ज्यादा पेनफुल, ज्यादा कष्टदायक होती है। वैसे 0 डिग्री का बर्फ, 0 डिग्री का पानी, तो 0 डिग्री के पानी के पास में तो हीट एक्स्ट्रा है, तो उसके अंदर की ज्यादा गर्माहट सी रहेगी एक तरीके से, भले तापमान दोनों का सेम ही है। तो सेम टेम्परेचर पे ज्यादा पेनफुल था, इसके पास हीट एक्स्ट्रा थी, सेम टेम्परेचर इसके पास हीट एक्स्ट्रा है, तभी तो बर्फ का पानी बनेगा। तो 0 डिग्री के बर्फ और 0 डिग्री के पानी अगर हम कंपेयर करेंगे तो 0 डिग्री का पानी ज्यादा कोल्डर महसूस होगा। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो 15वें का बी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल की क्लास में आएंगे। कल की क्लास में हम पूरी की पूरी क्लास जो है कल की, वो उसमें केवल न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो जो बच्चे खास तौर से एनडीए, रेलवे के पेपर की, सीपीएफ या सीडीएस इस टाइप के पेपर की तैयारी कर रहे हैं जहां पर न्यूमेरिकल आते हैं, तो कल की क्लास उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन तो खैर हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होते ही हैं बराबरी। कल की क्लास में हम केवल और केवल इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल सेम टाइम पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। इंदु कुमारी, मनीषा, शुभम, रोहित, सोनू प्रजापति, रामपाल और कुछ बच्चे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए थे, बाकी
देखते हैं कल की क्लास में, ठीक है। बाय, थैंक यू एवरीवन।